गुजरात के मोरबी में दर्दनाक हादसा आया पेश। मोरबी में मिच्छू नदी पर बने केबल स्टे ब्रिज के अचानक टूट जाने से 121 लोगों की मौत, मुतादिद जख्मी। पीएम राहत फंड से मरने वालों के कुनबे को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इमदादी रकम का देने का किया गया ऐलान। वजीर-ए-आजम मोदी ने मोरबी केबल पुल हादसे की वजह से अहमदाबाद में आज होने वाला अपना रोड शो किया मनसूख। वजीर-ए-आजम की वर्चुअल मौजूदगी में होने वाला पेज कमेटी स्नेह मिलन प्रोग्राम भी मुलतवी। वजीर-ए-आजम ने सूरत हाल पर गहरी नजर रखने का दिया हुक्म और मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मोरबी हादसे पर किया अफसोस का इजहार। गुजरात के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला और दीगर आला हुक्काम से की बात, मकामी इंतजामिया के कामों का लिया जायजा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छठ पूजा का त्यौहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा का आज है आखिरी दिन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ये मैच आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले और अब तफसील से नजर डाल लेते हैं खबरों पर। गुजरात के मोरबी में कल शाम एक दर्दनाक हादसा पेश आया। मोरबी में मिच्छू नदी पर बने केबल स्टे ब्रिज के अचानक टूट जाने से 121 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। हादसे के वक्त पुल पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मरने वालों के अहले खाना को मरकज और रियासती हुकूमत ने इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म के राहत फंड से मरने वालों के कुनबों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इमदादी रकम, और गुजरात हुकूमत ने 4 लाख मरने वालों को और 50 हजार जख्मियों को देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और दीगर अफसरान से हादसे के बारे में बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने हालात पर नजर रखने का हुक्म दिया है। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल मोरबी पहुंच गए हैं। वज़ीर आला ने राहत और बचाव के कामों का जायजा लिया। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और वज़ीर ब्रिजेश मेरजा ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। गुजरात के मोरबी में मिच्छू नदी पर पुल गिरने के बाद तीनों अफवाज ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। फिजाइया के गार्ड कमांडर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को बडोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट का संग बुनियाद रखने के बाद गुजरात में हैं। उन्होंने इस हादसे की वजह से पीर को अहमदाबाद में होने वाला रोड शो मंसूख कर दिया है। एक दिफाई अहलकार के मुताबिक फौज की एक और टीम डॉक्टरों और दीगर इमदादी सामान के साथ जल्द ही जाए हादसे पर पहुंच रही है। फिजाइया के तैयारे NDRF की टीम के साथ इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना हो गए हैं। जामनगर और दीगर करीबी मकामात पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टरों को तैयार रखा गया है। ऑपरेशन रात भर से चल ही रहा है और आर्मी की भी टीम पहुंच गई थी यहाँ पे लगभग रात को 3 बजे। भुज से हम लोग आए हैं, 4 हमारे पास ऐसी बोट हैं तो वो लगाई गई हैं अभी, और अभी भी कुछ बॉडीज़ जो हैं अंदर नदी के अंदर हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो कि रिवर बेड में हैं उनको निकाला जा सके। NDRF की टीम्स भी लगी हुई हैं, आप जैसे देख सकते हैं 9 से 10 बोट्स उनकी भी हैं, 4 बोट हमारी भी लगी हुई हैं, और हम लोग के 8 कॉलम हैं जो यहाँ पर अभी ऑपरेशन में शामिल हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोरबी केबल पुल हादसे की वजह से अहमदाबाद में आज होने वाला अपना रोड शो मंसूख करने का फैसला किया है। बीजेपी गुजरात मीडिया सेल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की वर्चुअल मौजूदगी में होने वाला पेज कमेटी स्नेह मिलन प्रोग्राम भी मंसूख कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने को कहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के वज़ीर आला और दीगर हुक्काम के साथ मोरबी हादसे पर तबादला ख्याल भी किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के मोरबी में केबल पुल गिरने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ये ट्वीट पैगाम में कहा कि गुजरात के मोरबी में होने वाला सानेहा मेरे लिए बाइसे तशवीश है। मेरी ताज़ियत और दुआएं मुतासरीन के साथ हैं। राहत और बचाव की कोशिशों से मुतासरीन को राहत मिलेगी। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से बात करने के बाद हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। पीएम मोदी ने गुजरात में मोरबी हादसे पर गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है और पीएम ने ट्वीट पैगाम में कहा कि मोरबी में होने वाले हादसे में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन में से हर एक को वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और दीगर हुक्काम से हादसे के बारे में बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल मोरबी पहुंचे और राहत और बचाव के कामों का जायजा लिया और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने मोरबी में अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी मोरबी हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुझे मोरबी में होने वाले हादसे से बहुत दुख हुआ है। गुजरात के वज़ीर मिल्कियत बराए उमूर दाखिला और दीगर आला हुक्काम से बातचीत की। मकामी इंतजामिया पूरी तैयारी के साथ इमदादी कामों में मसरूफ है। NDRF भी जल्द ही जाए वक़ू पर पहुंच गई है। जख्मियों के फौरी इलाज फराहम करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में सयाहों के लिए मियावाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। मियावाकी फॉरेस्ट का नाम जापानी माहिरे नबातात डॉक्टर आकेरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मियावाकी को अलग अलग पौधों को एक साथ लगाने की अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है और उनकी ये तकनीक शहरी जंगलात की तरक्की में कामयाब समझी जाती है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी एकता नगर में मेज़ गार्डन का भी इफ्तिताह करेंगे। ये मेज़ गार्डन 3 एकड़ पर फैला हुआ है और इसमें 2100 मीट्रिक मीटर वॉक वे भी बनाया गया है। ये बाग सिर्फ 8 माह की मुद्दत में बनाया गया है। ये मुल्क में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा टेबल गार्डन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज यौम पैदाइश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल केवड़िया में सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर एकता दिवस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के केवड़िया दौरे के लिए यहां आने वाले सयाहों में काफ़ी जोशो खरोश है। यहाँ पे आके इतना अच्छा महसूस हो रहा है जितना पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पे नहीं हुआ। मैं अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आया हुआ हूँ। इतना बड़ा, इतना अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इतना बड़ा, इतना मस्त बनाया हुआ है। यहाँ गुजरात में मोदी जी के अलावा कोई वोट डिजर्व ही नहीं करता है। यूनिटी और ये बहुत ज़ोरदार बना है। ये मोदी साहब भी कर सकते थे और किसी की श्रद्धा नहीं है ये इतना बढ़िया बनाने की। आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ग्रेट। हमारा भारत सबसे प्यारा, सबसे अच्छा भारत। मोदी जी तो ग्रेट है, उनके बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आई गेस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हमने मोदी जी ने ये जो चीज़ की है, इस एरिया को इतना अच्छे से उन्होंने यूटिलाइज करके इतना अच्छे से एक्सप्लोर किया है। आई गेस ये फ्यूचर में भी इससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा।
यहाँ पे आया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत मन लगा यहाँ पे, इतना अच्छा यहाँ पे लगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मर्दे आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 147वें यौम पैदाइश पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, मरकजी वज़ीर मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का नाम आते ही जहन में भारत का नक्शा आ जाता है। सरदार पटेल के बगैर आज के भारत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत, विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है, वो शायद न होता। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल की कामयाब क़यादत से ही जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों का इंतजाम भारत में हो पाया है। सरदार साहब ही थे जिनकी कुशल राजनीतिक विचक्षण क्षमता ने पूरे देश को एक किया। देश को विभाजित करना, खंड खंड करने के लिए उस वक्त भी देश विरोधी ताकतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे जूनागढ़ हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे लक्षद्वीप को भारत में समाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराना हो, या महान पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद की रियासत को भारत के अंदर समाविष्ट करना हो। हर जगह पे सरदार साहब की कुनेह ही थी जिसने परिणाम लाया और आज का भारत का मानचित्र हमारे सामने है। और आज छठ महापर्व के चौथे दिन सूर्य को आराध्या पेश करने के साथ छठ त्यौहार इख्तिताम को पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छठ महापर्व पूरी अक़ीदत के साथ मनाया गया। अक़ीदतमंदों ने आज सुबह नदियों, झीलों और घुटनों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को आराध्या पेश किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अक़ीदतमंदों ने गंगा के किनारे बड़ी तादाद में सूर्य को आराध्य पेश किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छठ का त्यौहार इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। यहाँ बड़ी तादाद में लोग गोमती नदी के किनारे बने छठ घाट पहुंच गए। लखनऊ में गोमती नदी घाट पर अक़ीदतमंद सूरज को आराध्य पेश करते नजर आए। राजधानी दिल्ली में ITO में दरियाए जमुना के किनारे बने छठ घाटों पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने सूरज को आराध्य पेश किया। दिल्ली के मुत्तसिल नोएडा में भी छठ धूमधाम से मनाई गई और छठ के मौके पर उगते सूरज को आराध्य देने के लिए गोरखपुर के श्री राम घाट पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की भीड़ नजर आई। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी छठ की धूम नजर आई। छठ के मौके पर अक़ीदतमंदों ने भुवनेश्वर के कुआखाई नदी घाट पर उगते सूरज को आराध्य दिया। दही तरक्की के मरकजी वज़ीर ममलिकत फग्गुन सिंह कलस्ते दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह करने पहुंचे। इस दौरान वो मुल्क के रिवायती खानों से भी लुत्फ अंदोज हुए। हमारे नुमाइंदे OP यादव ने मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दही तरक्की फग्गन सिंह कलस्ते से मेले के मौजू पर बातचीत की। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं। इन्होंने देश की विविधता में एकता के दर्शन करवाते कई इस तरह के स्टॉल पे विजिट की और यहां पर आके इन्होंने खाने का भी लुत्फ उठाया है। अभी आप राजस्थानी बाजरे की रोटी खा रहे हैं, सर कैसा लग रहा है इस फेस्टिवल में? यही आनंद है जीवन का। जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं, हमने इसको लॉन्चिंग किया है और हमने सभी लोगों के लिए सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। मैं स्वयं ये बाजरे की रोटी खा कर के मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है।
हमने सभी स्टॉलों में देखा अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फूड की व्यवस्था हमने की है और लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराना हमारा एक लक्ष्य बना है, जिससे देश की हमारी एसएचजी ग्रुप्स की जो माता बहनें हैं उनकी संख्या और उनका इजाफा भी बड़ी संख्या में हुई है। उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि स्थानीय प्रोडक्ट, स्थानीय लोगों को अवसर देना, स्थानीय उत्पादन उसको बढ़ावा देना, उसका एक अच्छा उदाहरण है। गांव में बहुत सारे आज भी ऐसे उत्पाद है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पहुंच से दूर है। आपने इस तरह का एक प्लेटफार्म दिया जो ऐसी माता बहनों को यहाँ दिल्ली में आने का अवसर मिला और उनके उत्पाद बिकेंगे तो निश्चित तौर पर उनका बाजार भी बढ़ेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कितनी मजबूत होगी? देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कभी लोग चिंता नहीं करते थे। हमने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने किया है फूड के लिए, उनके एक्टिविटीज़ के लिए। इस तरह के मेलों में डिजिटल प्लेटफार्म की बात कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए, ये एक हमने इसको डिज़ाइन किया और लोगों के सामने एक प्रकार का हमने सिंबॉलिक इसको एक उदाहरण के तौर पे इस मेले का हमने किया है कि लोगों को कैसा हम मार्केट उपलब्ध कराना, इसकी व्यवस्था आज लॉन्चिंग भी हमने किया, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी, जहाँ पर भी है जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सीधे हम इससे जोड़ेंगे। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका मानना है कि सर्च आजीविका मेले के जरिए एक और जहां ग्रामीण भारत की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपने उत्पादों और खाद्य पदार्थों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए देश की विविधता में एकता के दर्शन कराने का सुनहरा मौका भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ब्राज़ील के साबिक सदर लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने सदारती इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने मौजूदा सदर जायर बोल्सोनारो को शिकस्त दी है। बाएं बाजू के रहनुमा लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए सदर होंगे। ये उनकी तीसरी मुद्दत होगी। लूला हैरान कुन तौर पर मुल्क में टॉप पोजीशन पर वापस आ गए हैं। उन्होंने 50.8% वोट हासिल करके इलेक्शन जीता था। दूसरी जानिब बोल्सोनारो को 49.2% वोट मिले। और किसी भूखे को खाना खिलाकर दिल को जो सुकून मिलता है वो किसी अमृत से कम नहीं है। खबर इंदौर से है, जहां एक शख्स ने खाने का स्टॉल सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि वो लोगों को बहुत सस्ता और मुफ्त खाना खिलाना चाहते हैं। ये शिवम सोनी का हंगर लंगर है, जहां मुख्तलिफ अक़साम के लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना सिर्फ 10 रुपए में दस्तयाब है। और जो लोग 10 रुपए भी नहीं दे सकते उन्हें वो मुफ्त खिलाते हैं। दरअसल शिवम को लॉकडाउन के दौरान खुराक के बहरान का सामना करना पड़ा। वो कई दिनों तक लोगों के दिए बिस्किट खाकर गुजारा करते। इस दौरान उन्होंने लोगों को खाने पीने के लिए परेशान होते देखा। कई बार खुदकुशी का ख्याल भी आया, लेकिन शिवम ने इससे निकलने का सोचा और लोगों को इस सूरत हाल का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने इस हंगर लंगर की शुरुआत की। बस फिर क्या था, कम कीमत पर लजीज खाना तैयार होने लगा। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि मैं कुछ पैसे लेके नहीं आया था घर से, 400-500 रुपये कुछ रखा था, तो उसमें हमने 1-2 दिन सरवाइव किया जैसे तैसे बिस्किट वगैरह खा के। और फिर हमको खाने की थोड़ी मुश्किलात आने लगी, तभी जाके हमको इंदौर वासियों ने खाना प्रोवाइड किया। ये अच्छा खाना हमको ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में प्रोवाइड किया गया, तो एक इंस्पिरेशन है वो चीज़ मेरे लिए कि उससे मैंने इंस्पायर होके सोचा कि इंदौर के लिए या फिर यहाँ के बच्चों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है, जिसकी वजह से मैं सरवाइव किया हूँ इस क्षेत्र में, तो उससे मैं खाने से रिलेटेड ऐसा कोई काम करूँ जो उनके लिए कम दामों में अच्छा खाना, अच्छे वैरायटीज़ का खाना जो बाज़ार में 40 या 50 या काफ़ी तेज़ रेटों में मिलता है, जो आमतौर पर कोई आदमी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाता है। जॉब करता हूँ मैं यहाँ पे, और खाना तो बहुत टेस्टी है और रेट भी बहुत रिजनेबल है, जिसमें हो जाता है सबका। इंदौर में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि बाहर के जो विद्यार्थी आते हैं और उनको एक रीज़नेबल रेट में नाश्ता मिल सके। उसके लिए इंदौर में एकमात्र जो संस्था है वो है हंगर लंगर,
जहां 10 रुपए में आपको इतना भरपूर नाश्ता मिल जाता है कि आप अपना पेट भर के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। शिवम रोजाना सुबह 4:30 बजे उठते हैं, सब्जियां सामान लाते हैं, फिर खाने का सामान तैयार करते हैं, इसके बाद लोगों को पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इस लंगर को खड़ा करने में उनके भाई, माँ, दोस्तों का बड़ा ताउन है। खास बात यह है कि शिवम इस लंगर की कमाई का कोई पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बल्कि लंगर को और बेहतर करने में लगाते हैं। हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीने से जो इत्मीनान मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर, जिसकी अहम सुर्खियों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं। इसी हवाले से इसमें खबर शाये हुई है कि वज़ीर आज़म मोदी ने वहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का संग बुनियाद रखा है। इसके अलावा जो कल मन की बात प्रोग्राम हुआ उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छठ मैया सबको खुशियाँ अता करे और छठ के त्यौहार के मौके पर उन्होंने सभी को मुबारकबाद दी है और मोदी ने कहा है कि आज मुल्क के कई हिस्सों में सूरज की पूजा का अजीम त्यौहार छठ मनाया जा रहा है और छठ त्यौहार का हिस्सा बनने के लिए लाखों अक़ीदतमंद अपने अपने गांव, अपने अपने घरों और ख़ानदानों तक पहुंच चुके हैं। और मैं दुआ करता हूं कि छठ मैया हर एक को खुशहाली, सबकी फलाह व बहबूद का आशीर्वाद दे। इसके अलावा जो इसमें खबर शाये हुई है वो बैनुल अक़वामी सफ़े से हमने ली है। यहाँ पर रूस के 17 अरब यूरो के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन पर हमले के बाद ये सख्त कदम देखा गया है। यहाँ एक और खबर शाये हुई है, ज़ायरीन को उम्रा वीज़ा में बताई गई मुद्दत पर अब अमल करना होगा। वज़ारत हज व उम्रा ने ये जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि हज पर जो 30 से 90 दिन के दरमियान की जो मुद्दत लिखी गई है उस पर अमल करना होगा और वीज़ा में जो मियाद अगर ख़त्म हो जाती है तो उनको उससे पहले ही वो अपने अपने जगहों के लिए रवाना हो जाएं। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ। और इसके बाद हमने ख़बर जो ली है वो रोज़नामा इनकलाब से ली है, जिसमें राजधानी में हवा का मेयार जो है वो इंतहाई नाक़िस ज़ुमरे में पहुँच चुका है और इतवार के रोज़ भी कई मकामात पर AQI जो है वो 400 से मुतजावुज़ करता हुआ पाया गया। और अखबार में कई हादसे भी इसमें शाया हुए हैं, जिसमें गुजरात में एक बड़ा हादसा जो हुआ है उसकी खबर भी इसमें ली गई है, जहां केबल पुल टूटने से कई अफराद जो हैं हलाक हो गए हैं और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, गुजरात के वज़ीर आला, सदर जमहूरिया, तमाम लोगों ने इसमें अफसोस का इजहार किया है। फिर दूसरे हादसे की खबर जो इसमें ली गई है वो कश्मीर से है। वहाँ बता दें कि आपको वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड में पुलिस एहलकार, इंजीनियर समेत कई लोग इसमें हलाक हुए हैं। इसके बाद जो बैनुल अक़वामी सफ़े पर भी कई हादसों की खबर इसमें शाया हुई है। आपको बता दें कि जनूबी कोरिया में हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान जो भगदड़ मची है उस हादसे की खबर को भी अखबार ने इसमें शाया किया है, जिसमें कई सौ अफराद जो हैं इसमें हलाक हो गए हैं और कई ज़ख्मी भी हुए हैं और हलाक शुदगान में जो हैं वो गैर मुल्की भी शामिल हैं। इसके अलावा सोमालिया से भी इसमें खबर आई है कि सोमालिया में 2 बम धमाके हुए हैं और इसमें 100 अफराद हलाक हुए हैं और 300 ज़ख्मी हुए हैं। तो ये खबर इसमें तमाम अखबारों में ली गई हैं जो हमने आपके लिए चुनी और दिखाई। तो ये थे आज के अखबारात का जायज़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल के खबरों की, जहां स्पेन के फीफा अंडर 17 ख़वातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को 0-1 से शिकस्त दी। स्पेन कोलंबिया को शिकस्त देकर टाइटल का दिफा करने वाली पहली टीम बन गई है। काबिल जिक्र है कि फीफा अंडर 17 ख़वातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी की जिम्मेदारी भारत को मिली थी। नीज़ मेज़बानी के तौर पर भारतीय टीम ने भी इस आलमी कप में हिस्सा लिया था। हालांकि टीम इंडिया इब्तदाई राउंड में अपने तमाम मैचेस हारने के बाद मुकाबले से बाहर हो गई थी।
वहीं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। एरन फिंच की क़यादत में मेज़बान टीम इस टूर्नामेंट में अब तक 3 मैच खेल चुकी है और सिर्फ एक जीत दर्ज करवाने में कामयाब रही है। ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इसके बाद उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त देकर शानदार वापसी की, लेकिन मेलबोर्न में इंग्लैंड के खिलाफ मैच बारिश की नज़र हो गया। दूसरी जानिब आयरलैंड को पहले मैच में श्रीलंका से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने दूसरे मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर ग्रुप 1 को मजीद दिलचस्प बना दिया। दोनों ही टीमों के 3-3 पॉइंट्स हैं और काबिल जिक्र है कि पॉइंट टेबल पर ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है और आयरलैंड तीसरे नंबर पर है। अगर ये मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की दौड़ में मौजूद रहेगी तो दूसरी तरफ हारने वाली टीम का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। वहीं भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार शटलर जोड़ी ने 2022 में ताइवान के लू चिंग याओ की और यांग लुहान को शिकस्त देकर बैडमिंटन फ्रेंच ओपन मर्दों के डबल जीतने के लिए अपनी शानदार कारकर्दगी बरकरार रखी है। भारतीय जोड़ी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 13-21, 21-19 से खिताब जीत लिया। काबिल जिक्र है कि पिछले 39 सालों में सात्विक और चिराग ये फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली भारतीय मर्दों की जोड़ी बन गई है। इससे कबल 1983 में पार्थो गंगोली और विक्रम सिंह की जोड़ी फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाब हुई थी। नीज सात्विक और चिराग की जोड़ी 2019 में मुनक़िद फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में इस खिताब से महरूम हो गई थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।